नहीं किया था। वो अन्ना और बाबा रामदेव के स्टेज से अपनी लॉन्चिंग के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहे। बाबा रामदेव ने मुल्क भर में घूमकर अपने वसाइल से बदनवानी के खिलाफ माहौल तैयार किया। अन्ना ने अनशन करके सत्याग्रह के हथियार को एक नई धार फराहम की, लेकिन केजरीवाल इन दोनों से कुछ ज्यादा ही समझदार निकले। रामदेव से पहले उन्होंने सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया और दिल्ली में इलेक्शन लड़कर हुकूमत साजी की। अब वो अन्ना हजारे के अनशन वाले जन लोकपाल बिल को पास कराकर दिल्ली में नाफिज करेंगे और आम लोगों में अपनी छवि और चमकाने में कामयाब होंगे। तभी यकीनी तौर से अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले सामाजिक कारकुनान मसलन किरण बेदी, अरुणा राय वगैरह में केजरीवाल को लेकर बेचैनी है। केजरीवाल ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब वो इस हालत में है कि जो चाहते थे उसे पूरा करें और पॉलिसियों को अपनी सोच के हिसाब से नाफिज करें। ये बेचैनी बाबा रामदेव में सबसे ज्यादा है। तभी उन्होंने अन्ना हजारे की तरह अपने गाँव जाकर बैठने के बजाय बदनवानी मुखालिफ तहरीक की शमा जलाए रखने का फैसला किया है। लेकिन उन्हें पता है कि वो केजरीवाल की तरह पार्टी बनाकर मैदान में नहीं उतर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी के पीछे लगाई है। ब्लैक मनी, बदनवानी और टैक्स सिस्टम को लेकर अपनी सोच मोदी के सामने रखी और कहा कि मोदी इसे मानते हैं तो वो उनको हिमायत देंगे। जाहिर है कि अब रामदेव की कोशिश किसी तरह मोदी को कुल सतह पर कामयाब बनाने की और केजरीवाल को रोकने की है। इस कोशिश में अन्ना हजारे को शामिल करना चाहिए। किरण बेदी, संतोष हेगड़े, जनरल वीके सिंह जैसे बेशुमार लोग हैं जो केजरीवाल की कामयाबी से हैरान और परेशान हैं और उनसे अलग वैसी ही कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इन सबको एक स्टेज पर लाने में फिलहाल सबसे बाअसर बाबा रामदेव दिख रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सिविल सोसाइटी की उधेड़-बुन पर चर्चा करेंगे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। अरविंद केजरीवाल के साथ जो है उसमें कई रामदेव और अन्ना हजारे के साथ भी है। बावजूद इसके रामदेव और अन्ना हजारे दोनों की केजरीवाल एंड पार्टी से दूरी बन गई है। ऐसे कई कारण है, कई तरह के तत्व है जो आम आदमी के भानुमती कुनबे को बिखेरेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र जी, आप अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल तीनों के साथ रहे हैं और अभी भी है। आपके अनुसार जो ये एक राजनीतिक धारा आप पार्टी के रूप में निकली है, इसके साथ जो तमाम तरह के तमाम किस्म के लोग जुड़ रहे हैं, उससे सचमुच क्या एक समरस राजनीतिक धारा बनती हुई लगती है? क्या ये भानुमती का कुनबा नहीं होगा या एक सचमुच गंभीर पार्टी बनेगी?
मुझे लगता है कि इस बात को हम दो तरीके से देखें। पहले जो आपने कहा कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल तीनों की जो मूवमेंट्स हुई हैं, मूवमेंट्स के बाद जो पॉलिटिकल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग, वो तीनों की एक अच्छी बात यह है, हालांकि तीनों इकट्ठे नहीं है, लेकिन तीनों की एक अच्छी बात यह है कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है इंडिया की पॉलिटिक्स में कि वो जो इकोनॉमिक थिंकिंग, जो अब फ्रेश इकोनॉमिक थिंकिंग आ रही है, जो कि एक जो प्रेडोमिनेंट जो एक अब सोच है ग्लोबल या नेशनल, उसको चैलेंज करती है काफी हद तक और उसको दूसरे तरीके से देखना चाहती है। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक इसमें से एक जो आउटकम है या जो निकल के, जैसे वो मंथन जब हुआ था तो जो अमृत निकला है वो उसका एक बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अगर एक ये आर्थिक धारा भी अगर आप जो बात कह रहे हैं, इसमें एक तरफ चरम वामपंथ है तो एक तरफ स्वदेशी है, एक तरफ स्वाभिमान वो है, इसमें भी नक्सल से लेकर और स्वदेशी भारत बहुत अलग अलग वैरायटी, ये भी एक धारा नहीं बनती है। देखिए, ये देखने का तरीका है। जो नक्सलवादी हैं, जो कहीं आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत भूषण, और जिस धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए धारा, ये जो आप एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, ये सब लोग वहां होंगे सारे उसमें ग्रुप में जो आप कह रहे हैं, लेकिन सबकी जो सोच है आज वो ये है कि क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, जिससे पॉवर्टी हंगर ये नहीं रेडिकेट हो रहा है, और उसको स्टेम करने के लिए जो एक सोच आ रही है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो उसमें लेफ्ट राइट सेंटर की बात नहीं, नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप एक मिनट, अगर आप ये सोचें कि जो इवन नक्सलधारा में क्या है, वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो वी आर नॉट सेइंग दैट अप्रोच इज राइट, वो गलत बात है, लेकिन जो लड़ाई है बेसिकली, जो स्ट्रगल है, वो उसी के लिए कि अपने रिसोर्सेज के ऊपर आपका कम्युनिटी कंट्रोल होना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंट्रोल होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है वो तो एक विचार है, लेकिन गांधीवाद, नक्सलवाद और बाबा रामदेव का भले स्वाभिमान स्वराजवाद का जो उनका वो है, वो तीनों बहुत एक्सट्रीम धाराएं हैं अलग अलग। मेरा मानना नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तीनों से जुड़ा हुआ हूं, मुझे वो एक ही सोच लगती है, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज होती है, वो स्वराज पे कन्वर्ज होती है, चाहे वो अरविंद की सोच हो, चाहे वो अन्ना हजारे जी की सोच हो, या इवन बाबा जी की, वो वही कन्वर्ज होती है कि स्वराज मतलब है कि आपको अपने सेल्फ रिलायंस का जो मॉडल है उसके ऊपर जोर है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी नई फ्रेश जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, शायद इसको ये जो जागृति आएगी, ये भारत के लिए भविष्य के लिए तो अगर ये अगर आर्थिक सोच है, तो इस आर्थिक सोच के साथ फिर ये तीनों अलग अलग क्यों चेहरे नजर आते हैं? क्योंकि अभी कुल मिला के मतभेद ज्यादा निकलते आते हैं, पर्सनालिटी का जो एक व्यक्तित्व का जो इस पे ज्यादा हावी होता हुआ लग रहा है, उसके कारण ज्यादा संघर्ष या ज्यादा अंदर फूट है, वो नहीं लगता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये तीनों अलग अलग एक कैंप बने हुए हैं, अलग खेमे हैं जिसमें हम कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा कॉमन डिनोमिनेटर तो एक है। और ये किस स्टेज पर जाके ये कन्वर्ज करेंगे या मिलेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है पर अभी तक के अनुभव के आधार पर लगता है आपको कि ये मिलेंगे या और आगे ज्यादा अलग अलग दूर जाएंगे? ये मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में इनको, ये आप देखेंगे ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही सोच के जो हैं ये एक आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि अंदर से एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरा मानना है, और मैंने देखा है कि वो अंदर से, क्योंकि इकोनॉमिक जो सोच है उसको एक अप्रिशिएट, मतलब आपके अनुसार जो कुछ, मतलब जो आप जिस पर उम्मीद है वो आर्थिक मुद्दों का फेविकोल है, जिसके कारण ये सब इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने कहा एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि भाई 2014 के इलेक्शन में क्या होगा, वो ठीक है, अभी दिल्ली में सरकार बनी है, बाबा रामदेव मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर मोदी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं बाबा रामदेव, तो देखेंगे वहां भी एक पर्टिकुलर थिंकिंग जो है उसको लेकर चले हुए हैं बाबा रामदेव। उस नाते आप ये शायद संकेत कर रहे हैं कि आम आदमी या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को प्रभावित करने की स्थिति में है, और बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी या बीजेपी को प्रभावित करने की स्थिति में, मतलब ये अपना असर बाकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों पे भी डाल रहे हैं। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों जो हैं, ये सोच, जिसको मैंने कहा कि एक बहुत बड़े वो है, इसके सोर्सेज हैं, अगर ये सोच को अपने मेन पॉलिटिकल पार्टीज की सोच में भी लेके जाते हैं, तब्दील करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चेंज होगा। या ये कि दोनों बड़ी पार्टियां छोटों को अपने साथ जोड़ के उनको खाने की स्थिति में बनेगी। ये दोनों हो सकती बातें जो आप कह रहे हैं। एक तो ये भी सकता है कि जो बड़ी है वो कोऑप्ट कर लेगी, इसको कहा जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो एक चर्निंग हो रही है आज, जो देश में सोच बदली है थोड़ी सी, वो जो झटका लगा है सब पॉलिटिकल सिस्टम को, शायद उसमें वो नई सोच, जो फ्रेश अप्रोच जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी की हम जो इग्नोर किया गया है, वो अगर वापस आता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। पर देवेंद्र जी, ये नहीं लगता जो आपने कहा कि आर्थिक मामले में एक तरह का एक मोटा पैरामीटर जो आधार बन रहा वो है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल मल्टीनेशनल के या बड़ी पूंजीवादी कंपनियों के
सीओ ज्वाइन कर रहे हैं इस मूवमेंट को या आंदोलन को, जो राजनीतिक धारा, तो दूसरी तरफ बिल्कुल नक्सल वाले, ये बहुत घिचपिच वाला और भानुमति का कुनबा नहीं बन रहा है। मतलब आप मतलब सचमुच में आपको लगता है कि ये सब एक उस पर बंद जाएंगे या हो जाएगा? एक तो अभी ये स्टेज ऐसी है कि हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, कैसे उसको डेवलप होगा, कैसे वो शेप लेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो अभी सोच, जिसकी मैं अभी फाउंडेशन की हम बात अगर करें, वो फाउंडेशन, ये वो नींव जो है वो बहुत क्लियर है। जो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो आप देखेंगे वहां पर भी एक बड़ा इकोनॉमिक सोच पे हो रहा है। पर इकोनॉमिक सोच नहीं है उसमें, तो कुल मिला के प्रतीक सिंबोलिज्म जो है उसके आधार से प्रभावित होकर हुए लोग जुड़ते हुए लग रहे हैं, उसमें सत्व तत्व देखकर नहीं जुड़ रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं वो क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई ये एक तीसरा ऑल्टरनेटिव है जो देश चाहता था, शायद बहुत से लोग जुड़ रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक थिंकिंग प्रिवेल करेगी वो कहीं ना कहीं उसमें समाएंगे। ये नहीं है कि वो बिल्कुल आप सोचेंगे कि वो जो अपने रंग में नहीं रंग सकते हैं आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि वो रंग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद ये मूवमेंट्स जो हैं, ये तब्दीली हुई है पॉलिटिकल सिस्टम में। मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से आप उसको कोऑप्ट कर पाएंगे। जी देवेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे टीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के इंतखाबी निशान पर नैतिक पार्टी का दावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप, मरकज और इंतखाबी कमीशन को जारी किया नोटिस। नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन से किया खिताब, कहा आलमी सतह पर भी लोग रियासतों की जानिब मुतवज्जे। देवयानी मामले में हिंदुस्तान को बड़ा झटका, अमरीकी जज ने समात की तारीख में तौसी की, देवयानी की अर्जी ठुकराई। और अलकायदा से मुंसलिक ग्रुपों के ठिकानों पर इराकी फजाइया की कार्रवाई, एयरफोर्स कमांडर ने बताया मुहिम को कामयाब। और खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी के इंतखाबी निशान झाड़ू का मामला अदालत में पहुंच गया है। नैतिक पार्टी ने आम आदमी पार्टी के इंतखाबी निशान झाड़ू पर अपना दावा पेश करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सिलसिले में चुनाव कमीशन और मरकजी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने नैतिक पार्टी की अर्जी पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली समाअत फरवरी में होगी।
गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब किया। मोदी की तकरीर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात की पूरी छाप थी। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के कल के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब अच्छा दौर यकीनन आने वाला है। मोदी ने कहा कि अब आलमी सतह पर भी तमाम लोग रियासतों से रास्त डील करना चाहते हैं, जो एक अच्छा इशारा है। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को, लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। सम्मेलन से आज सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया चुनिंदा अफराद को अवार्ड से भी नवाजेंगे। कल वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सम्मेलन से खिताब किया था। उन्होंने दावा किया था कि हिंदुस्तान की माशी हालत में बेहतरी आ रही है। प्रवासी दिवस सम्मेलन में शिरकत कर रहे कुछ गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से हमारे दिल्ली नुमाइंदे एहतशाम ने बातचीत की। इंडिया का बाहर रहते हैं प्रवासी लोग, पूरा दुनिया में कौन सा जगह रहते हैं वो लोग सब इधर मिलाते हैं, उसको सलाम करते हैं। और हम लोग रियाद में बिजनेस करते हैं, उसके साथ में हम लोग आदमी को मदद करते, सोशल वर्क करते। हमारे साथ में एक सोशल वर्कर है, उसको ये साल में उसको भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड मिलते हैं, इसलिए उसके साथ में आया इधर सब लोग को मिलने के लिए। बहुत इधर आके बहुत खुशी है, बहुत शुक्रिया। इधर ये बहुत अच्छा हो गया। क्या वो हिंदुस्तानी वो बाहर से, वो इंडिया बाहर से काम करता है, वो पब्लिक सेवा करता है, वो लो कैटेगरी या सोशल वर्कर्स वो सेवा करता है, वो गरीब लोग सेव करता है, वो कंसिडर करता है, बहुत अच्छा है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरेशन इज वेरी अप्रिशिएटेबल। दिस इज यूनिकनेस ऑफ इंडियन इमेज। ये सबसे बहुत अच्छा हो गया। क्या तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मसले मसाइल जो बैरूनी ममालिक में रहने वालों को दरपेश आते हैं जब वो अपने मुल्क में आते हैं या यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं या यहाँ पे और किसी सिलसिले में कोई मालूमात करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम उसको बहुत अच्छी तरह से एक मिनिस्टर लेवल पे उसको हम उठाते हैं। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो जितने भी मसले हैं अपने हिंदुस्तान के लोग जो बाहर रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और अपने जो परेशानियाँ वहाँ होते हैं और वहाँ पे जो मुश्किलों से गुजरना पड़ता है वो सब डिस्कशन होता है इधर। मैं तो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे ज़्यादातर मेरे जो टॉपिक्स जो मैं लेके आया हूँ वो उस एजुकेशन से डिस्कस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछा हूँ आज इस फंक्शन में। और उसके बाद जो है इंडियन स्कूल के जो बच्चे वहाँ पे जो पढ़ते हैं वो उनके जो 11 और 12 के बाद उनके लिए फिर कोई वहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है और उनको फिर वापस हिंदुस्तान आता है, तो इसके लिए भी हम लोग कुछ इंतजाम करने की कोशिश की। देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के एक वफाकी जज ने देवयानी खोबरागड़े की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने मामले की इब्तिदाई समाअत की तारीख में तौसी की अपील की थी।
अमेरिकी सेशन अदालत बराए जनूबी जिला न्यूयॉर्क के जज ने कहा है कि उस मामले पर समाअत की तारीख आगे बढ़ाने से वीजा धोखाधड़ी मामले में अपने और हुकूमत के दरमियान बातचीत को लेकर देवयानी को जो राहत चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी। जज ने कहा कि मुद्दाई की गिरफ्तारी या इस किस्म के इल्जामात के सिलसिले में समन मिलने के 30 दिनों के अंदर इब्तिदाई समाअत होनी चाहिए, लिहाजा 13 जनवरी को तारीख में तोसी नहीं की जा सकती। और आइए एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का। प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिल्ली में जारी है। कल वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने खिताब किया और आज नरेंद्र मोदी वज़ीर आला गुजरात ने भी खिताब किया है। शैलेंद्र, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो हमारे गैर मुकीम हिंदुस्तानी हैं वहां पर वो शरीक हैं, किस तरह का रद्दमल देखने को मिल रहा है? नीगिला ने आपको बता दूं कि मोदी का जो क्रेज है वो कहीं न कहीं एनआरआईज में भी देखने को मिला है। आज जब मोदी जब बोलने के लिए उठे स्पीच में, तब भी बहुत से लोगों ने खड़े होकर मोदी के लिए चेयर किया, उनके लिए तालियां बजाई। उसके बाद सभी जो है वो मौजूद रहे पूरी स्पीच के दौरान मोदी की, और मोदी ने तमाम उन मुद्दों पर बात की जो बेसिक चीजें हैं। खैर उसके बाद जब हमारी बात उन एनआरआई से हुई जो उस सेमिनार में मौजूद थे, उस स्पीच के दौरान मौजूद थे, तो उन्होंने हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक ही दिया है और वो मोदी को एक अच्छे नेता के तौर पर देखते हैं। हालांकि आपको बता दूं मेरी बात हुई है मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके के जो एनआरआईज हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि मोदी की जो स्पीच है वो कहीं ना कहीं जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक मुश्किलात हैं इंडिया में, उनको हल करने का कहीं ना कहीं एक नजरिया है। और जो मोदी कहते हैं वो बाकी जो अन्य मंत्री स्टेट पर मौजूद थे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केरला के थे, मेघालय के थे, तो उनमें से मोदी कहीं ना कहीं कुछ अलग बोल रहे थे, कुछ अनोखा बोल रहे थे, जो सबको सुनने में भी अच्छा लगा और सबने उस चीज को समझा भी है। तो जाहिर तौर पर मोदी का जो क्रेज है कहीं ना कहीं विदेशों में जो एनआरआईज हैं, जो लोग जिन्होंने आज उन्हें सुना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो क्रेज दिखाई दिया। और साथ ही साथ हमारी एक डॉक्टर से भी बात हुई जो यूएस से थे, उन्होंने कहा कि मोदी ने हेल्थ केयर की बात कही। उन्होंने कहा कि बीमारी, और अगर हम हेल्थ की बात करते तो हम सिर्फ बीमारी के इलाज की बात करते हैं, लेकिन हम हेल्थ की बात नहीं करते, सेहतमंद जिंदगी की बात नहीं करते। तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है और मोदी का नजरिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में जो हम ये कह सकते हैं कि जो एनआरआईज है वो मोदी की बात समझ रहे हैं। और मोदी ने एक अपने स्पीच में ये बात भी कही थी, वो चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर इस बार इलेक्शन में हिस्सा लें, वो वापस लौटे और वोट डालें। हालांकि इस बात पर कुछ एनआरआईज ने साफ नहीं कहा कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन कुछ एक एनआरआईज का कहना है कि 50% तक लोग जो इस सेशन में थे वो वापस जरूर आएंगे वोट डालने के लिए। लेकिन अब देखना ही ये होगा कि जो उन्होंने कहा है वो सही होता है या नहीं। लेकिन जो एक परसेप्शन देखा गया है मोदी की स्पीच में वो पॉजिटिव रहा है लोगों के बीच। जी शैलेंद्र, जिस तरह से वजीर आजम ने कल कहा था कि इकोनॉमिकली जो है आगे देश जाएगा, अच्छे हालात होंगे, घबराने की जरूरत नहीं, और आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं, हालांकि ये थोड़ा सा मिजाह वहां पर पैदा हो गया था, लेकिन जो रास्त कांटेक्ट करने की, डायरेक्टली कांटेक्ट करने की रियासतों से कोशिश हो रही है एनआरआईज की, मरकजी सरकार सारे मामले हल करती है। अब एनआरआईज जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दिलाई कि लोग अब सीधे स्टेट से राब्ता कर रहे हैं, तो ये बात भी एनआरआईज के लिए एक अच्छी रहेगी, चूंकि नरेंद्र मोदी वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार हैं। तो क्या ये एक वजह भी है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और एक माहौल बन गया है पूरे देश में, तो इस चीज को लेकर एनआरआईज में किस तरह का रुझान देखा गया? देखिए, अगर हम एनआरआईज की बात करें तो इस वक्त ज्यादातर जो एनआरआईज हैं वो या तो केरला से होते हैं या गुजरात से होते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी स्पीच में ये बात कही है। इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं विज्ञान भवन की, तो दिल्ली में जहां पर ये सेमिनार चल रहा है, इस वक्त पैरेलल स्टेट सेशन चल रहे हैं अलग अलग राज्यों के, जिनके मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी का जो सेशन है, इस वक्त भीड़ सबसे ज्यादा वही है, वहां पर बैठने तक की जगह नहीं है, लोग बाहर खड़े होकर नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है उस क्रेज का जो लोगों के बीच में। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो कल का जो बयान था कि जल्द ही हालात सुधरेंगे,
उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर उनका मजाक उड़ाया है, एक तरह से कहा जाए, और ये कहा है कि हाँ मैं भी ये मानता हूँ कि जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की जीत की बात कर रहे हैं, खुद के प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने बात की है। लेकिन अगर हम उनकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो एनआरआई के बीच में अभी तक जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, चाहे मलेशिया से हो, यूएस से हो, यूके से हो या कनाडा से हो, तो इन सब लोगों में कहीं ना कहीं मोदी को लेकर एक क्रेज है। वो उनका कहना है कि जो बेसिक जरूरत है लोगों की, उनको एड्रेस कहीं ना कहीं मोदी ने अपनी स्पीच में किया है। और यहाँ तक मोदी से जो सवालों की बारी आई तो मोदी के पास एक भरपूर चिट्ठा भर उनके पास पहुंचा कि उन सभी लोगों ने उनसे सवाल पूछे थे, तो मोदी ने उनको आश्वासन दिया है, एक एश्योरेंस दिया है कि इन सभी एनआरआई के जो सवाल हैं उनका जवाब वो ईमेल के जरिए देंगे। तो कहीं ना कहीं एनआरआई में ये भी एक पॉइंट सामने आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल है, उनको कोई भी उनसे डायरेक्ट संपर्क या कम्युनिकेशन कर सकता है। तो कहीं एक्सेसिबिलिटी की भी बात की नरेंद्र मोदी की, और जिस तरह से उन्होंने एनआरआई के सामने अपना पक्ष रखा, अपने जो आइडियाज हैं वो रखे, वो कहीं ना कहीं एनआरआई को छू गया है। और सब लोगों के बीच में जब नरेंद्र मोदी बोले तो एक तरह से माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे जो इंडियंस हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे एनआरआई हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मोदी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस गुफ्तगू के लिए। ये थे हमारे दिल्ली नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, तफसीलात दे रहे थे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन विज्ञान भवन में जारी मुख्तलिफ वहां पर प्रोग्राम है। जैसा कि आज नरेंद्र मोदी ने भी गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों से खिताब किया, उनके आइडियाज वहां पर मौजूद लोगों को काफी पसंद आए। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि काफी भीड़ वहां जमा है, लोग बाहर तक जमा है, हॉल के अलावा बाहर खड़े होकर नरेंद्र मोदी की वो स्पीच सुन रहे थे। उनके आइडियाज को वहां लोगों ने काफी पसंद किया है। और आगे बढ़ते हैं। सैफी महोत्सव में कल सितारों का जमघट लगा, देर रात तक खूब तफरी हुई। मुजफ्फरनगर फसादात और पनाहगुज़ीन कैंपों में मुतासरीन की कसम पुरसी के पस मंजर में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद करके अखिलेश हुकूमत ने बेमिसाल बेहिसी का सबूत दिया है। तीन तस्वीरें तीनों अलग अलग कहानी बयान करती हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से मरबूत हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन लहू मुंजमद कर देने वाली सर्दी में बेसरोसामानी के आलम में जिंदगी काट रहे हैं, तो नेताजी के आबाई गांव में सालाना सकाफती प्रोग्राम अपने शबाब पर है। यहाँ सलमान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह और बॉलीवुड के कई सितारे अपने जलवे बिखेर रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के 17 अरकान असेंबली का एक वफ्द बैरून मुल्क के दौरे पर है। ये वक्त 20 दिनों में 5 मुल्कों का दौरा करेगा। वक्त की क़यादत आजम खान कर रहे हैं। आजम खान इस दौरे को स्टडी टूर बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की राहत व बाज़ाबादकारी में लापरवाही और कोताही के लिए अखिलेश हुकूमत की नुक्ताचीनी की जा रही है। अभी भी मुतासरीन की बाज़ाबादकारी मुकम्मल तौर से नहीं हो पाई है। मुतासरीन को सरकारी मदद का इंतजार है। कैराना और मलकपुर में रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों ने दूसरी जगह जाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता महीने शदीद ठंड से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में अरकान असेंबली का छुट्टियां बिताने, बैरून ममालिक जाने और बॉलीवुड के महंगे अदाकारों को खुसूसी तैयारे के जरिए सैफई महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए बुलाने पर पानी की तरह पैसा बहाना मुतासरीन के हवाले से यूपी हुकूमत की बेहिसी जाहिर करता है। लेकिन सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की जमघट पर समाजवादी पार्टी क्या सफाई दे रही है, आप खुद सुनिए। मैं स्वयं भी वहां गया हूं, कुश्ती के कार्यक्रम में गया हूं, उद्घाटन हुआ है, वहां पर लोक संस्कृति जीवित होती है। तो समाजवादी सरकार लोक परंपराओं को जीवित रखना चाहती है। डॉक्टर लोहिया इसी पक्ष में थे, उन्होंने रामायण मेला शुरू किया था। जबकि कांग्रेस ने सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की शिरकत की नुक्ताचीनी की है। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या किसानों के गन्ने का भुगतान, इस सारी चीजों में नाकाम उत्तर प्रदेश की सरकार आज सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।
और सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पे एक तरह का जिस बॉलीवुड और हॉलीवुड के तर्ज पर नग्नता परोस रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश हुकूमत की